आज हम बात करेंगे साल 1945 की। एक ऐसा साल जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। सोचिए, एक तरफ एक भयंकर विश्व युद्ध खत्म हो रहा था और दूसरी तरफ भारत की आज़ादी की लड़ाई एक बिल्कुल नया मोड़ ले रही थी। चलिए, इस निर्णायक साल के सफर पर चलते हैं और समझते हैं इसे परत दर परत। तो इस पूरे साल को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले हिस्से में युद्ध का अंत और नई उम्मीदें, फिर दूसरे में राजनीतिक दांवपेच और गतिरोध। तीसरा हिस्सा बहुत दिलचस्प है, लाल किला कैसे एक नया मोर्चा बना, और आखिर में वो राष्ट्र की सुनवाई जिसने पूरे देश को एक साथ खड़ा कर दिया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं पहले हिस्से से। ये बात है 1945 के शुरुआती महीनों की, जनवरी से लेकर जून तक। एक तरफ दुनिया में वर्ल्ड वॉर खत्म होने की कगार पर था और दूसरी तरफ भारत में राजनीति एक नई करवट ले रही थी। तो देखिए साल की शुरुआत कैसे हुई। बर्मा फ्रंट पर आज़ाद हिंद फौज यानी आईएनए और एलाइड फोर्सेस के बीच घमासान जंग चल रही थी। लेकिन मार्च आते आते हालात बदल गए। आईएनए के ज्यादातर सैनिक पकड़ लिए गए। इसी बीच 6 मार्च को एक बड़ा आरोप लगा आईएनए के लेफ्टिनेंट जीएस ढिल्लोन पर। ब्रिटिश सरकार ने उन पर 4 लोगों की कथित हत्या का इल्जाम लगाया। ये नाम थे हर सिंह, दूलीचंद, दरियाव सिंह और धर्म सिंह। और फिर मई के महीने में एक तरह से आज़ाद हिंद फौज का अभियान थम सा गया जब ब्रिटिश सेना ने रंगून पर कब्जा कर लिया। इसके साथ ही आईएनए का वजूद लगभग खत्म हो गया। अच्छा, जब भारत में ये सब हो रहा था तो दुनिया में भी बहुत कुछ बदल रहा था। 25 अप्रैल से 26 जून के बीच सैन फ्रांसिस्को में यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस हुई और खास बात यह थी कि भारत इसमें एक फाउंडिंग मेंबर की तरह शामिल हुआ। फिर देखिए, 30 अप्रैल को हिटलर ने सुसाइड कर लिया और इसके कुछ ही दिन बाद 7-8 मई को जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। मतलब यूरोप में वर्ल्ड वॉर II खत्म। और फिर 26 जून को सर ए रामास्वामी मुदलियार ने भारत की तरफ से यूएन चार्टर पर साइन किए। ये एक बड़ा संकेत था। अब जैसे ही यूरोप में लड़ाई खत्म हुई, भारत में एक बड़ी पॉलिटिकल हलचल हुई। तारीख थी 14 जून 1945। वायसराय लॉर्ड वेवल एक प्लान लेकर आए जिसे हम वेवल प्लान कहते हैं। अब ये प्लान था क्या? इसका आइडिया था कि वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को पूरी तरह से इंडियन बना दिया जाए। हाँ, 2 लोग ब्रिटिश रहेंगे, खुद वायसराय और कमांडर इन चीफ। और ये दिखाने के लिए कि वो सीरियस हैं, उसी दिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सारे बड़े नेताओं को जेल से छोड़ दिया गया। तो अब स्टेज सेट था। इस प्लान पर बात करने के लिए तैयारियां शुरू हुईं। 24 जून को वायसरॉय वेवल ने कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ कुछ सीक्रेट मीटिंग्स की। और अगले ही दिन 25 जून को शिमला में वो ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस शुरू हुई जिसका मकसद था वेवल प्लान पर सबकी सहमति बनाना। लेकिन जो उम्मीदें बंधी थीं वो बहुत जल्द टूटने वाली थीं। अब हम आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से में। जून से अगस्त 1945 का वो दौर जब राजनीतिक बातचीत एक ऐसे मोड़ पर आकर रुकी जहां से आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। तो शिमला कॉन्फ्रेंस में पेच कहां फंसा? देखिए, 2 बड़ी पार्टियां थीं और दोनों की अपनी अपनी बात थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का कहना था कि वो तो पूरे भारत की पार्टी है, इसलिए उसे हर समुदाय के नुमाइंदे चुनने का हक है, जिसमें मुस्लिम भी शामिल हैं। लेकिन मुस्लिम लीग का स्टैंड बिल्कुल अलग था। उनका कहना था कि मुसलमानों की अकेली नुमाइंदा सिर्फ मुस्लिम लीग है और कांग्रेस को कोई हक नहीं कि वो किसी मुस्लिम को काउंसिल के लिए नॉमिनेट करे। और बस इसी बात पर कॉन्फ्रेंस अटक गई। 9 जुलाई को जिन्ना साहब ने वायसराय वेवल को साफ साफ बता दिया कि इस नॉमिनेशन विवाद के चलते मुस्लिम लीग अपनी लिस्ट नहीं दे सकती। नतीजा, 14 जुलाई को शिमला कॉन्फ्रेंस को ऑफिशियली फेल घोषित कर दिया गया। लेकिन कहते ना कि जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है। ठीक उसी महीने जुलाई में ब्रिटेन में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। विंस्टन चर्चिल चुनाव हार गए और क्लेमेंट एटली की लीडरशिप में लेबर पार्टी जीत गई और ये पार्टी भारत को सत्ता हस्तांतरण के पक्ष में थी। अब दुनिया की तरफ वापस देखते हैं। वॉर अपने सबसे भयानक अंत की तरफ बढ़ रहा था। 17 जुलाई से 2 अगस्त तक जर्मनी में पॉट्सडैम कॉन्फ्रेंस हुई। फिर 6 और 9 अगस्त दुनिया ने एटम बॉम्ब की तबाही देखी। अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा दिए। इसी दौरान 18 अगस्त को भारत के लिए एक दुखद खबर आई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ताइवान में एक प्लेन क्रैश में कथित तौर पर मौत की रिपोर्ट आई। और आखिर में 2 सितंबर को जापान ने भी यूएसएस मिसौरी पर बिना शर्त सरेंडर के दस्तावेजों पर साइन कर दिए और इसके साथ ही वर्ल्ड वॉर II पूरी तरह से खत्म हो गया।
अब जब जंग खत्म हो गई थी और ब्रिटेन में सरकार बदल चुकी थी, तो भारत में भी पॉलिटिकल प्रोसेस फिर से तेज हुआ। 21 अगस्त को वाइसराय वेवेल ने अनाउंस किया कि सर्दियों में सेंट्रल और प्रोविंशियल असेंबली के लिए नए इलेक्शंस होंगे। और फिर 19 सितंबर को उन्होंने एक बार फिर से वादा दोहराया कि भारत को जल्द ही पूर्ण स्वशासन मिलेगा और इलेक्शन के साथ साथ एक संविधान सभा भी बनाई जाएगी। और अब हम कहानी के उस हिस्से में आ रहे हैं जिसने पूरे देश की भावनाओं को एक कर दिया। अगस्त से नवंबर 1945 का वो दौर, जब सियासत की बातें पीछे छूट गईं और एक नया मुद्दा, एक नया मोर्चा खुल गया। ये मोर्चा था लाल किला और मुद्दा था आईएनए के सैनिकों का बचाव। आईएनए के पकड़े गए सैनिकों का मुद्दा देखते ही देखते एक नेशनल मूवमेंट बन गया। 14 सितंबर को फ्रीडम फाइटर शरद चंद्र बोस को रिहा किया गया। फिर सितंबर में ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि वो आईएनए के अफसरों और सिपाहियों का बचाव करेंगे। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, शिरोमणि अकाली दल ने भी आईएनए कैदियों की रिहाई की मांग की। और फिर 15 अक्टूबर को देश के बड़े बड़े वकील एक साथ आए। जवाहरलाल नेहरू, सर तेज बहादुर सप्रू, भूला भाई देसाई, के.एन. काटजू, इन सब ने मिलकर आईएनए डिफेंस कमेटी बनाई और वाइसराय को चिट्ठी लिखकर इन मुकदमों को रद्द करने की मांग की। एक तरफ देश में ये भावनात्मक लहर चल रही थी और दूसरी तरफ 30 अक्टूबर 1945 को भारत ने दुनिया में अपनी जगह और मजबूत कर ली। इस दिन भारत ऑफिशियली यूनाइटेड नेशंस का फुल मेंबर बन गया। ये अपने आप में एक बड़ा बयान था। और फिर वो दिन आया जिसका सबको इंतजार था। 5 नवंबर, जगह थी दिल्ली का लाल किला। 3 आईएनए अफसरों पर मुकदमा शुरू हुआ। इल्जाम, किंग एम्परर के खिलाफ जंग छेड़ना। लेकिन सबसे खास बात थी वो 3 चेहरे। कैप्टन शाह नवाज खान, एक मुस्लिम, कैप्टन पी.के. सहगल, एक हिंदू, और लेफ्टिनेंट जी.एस. ढिल्लों, एक सिख। ये तीनों अफसर मानो भारत की एकता की मिसाल बन गए। पूरा देश उनके पीछे खड़ा हो गया। देश भर में आईएनए दिवस मनाया गया, हड़तालें हुई, प्रदर्शन हुए। अब साल अपने आखिरी दौर में था और कहानी अपने क्लाइमैक्स पर। यह था चौथा और आखिरी हिस्सा, राष्ट्र की सुनवाई। नवंबर से दिसंबर का वो वक्त जब एक तरफ लाल किले में मुकदमा चल रहा था और दूसरी तरफ देश में चुनाव हो रहे थे। लाल किले में चल रहे मुकदमे का असर सड़कों पर दिख रहा था। लोगों का गुस्सा जैसे फट पड़ा, खासकर कलकत्ता में। 21 से 24 नवंबर के बीच फॉरवर्ड ब्लॉक, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस और कम्युनिस्टों ने जबरदस्त प्रदर्शन किए और ये प्रदर्शन हिंसक हो गए। हालात इतने बिगड़े कि पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी और इन झड़पों में कई लोगों की जान भी चली गई। तो देखिए, 2 चीजें एक साथ चल रही थीं। सड़कों पर आईएनए के लिए जुनून था और पोलिंग बूथ पर देश का भविष्य तय हो रहा था। 23 नवंबर से 1945-46 के महत्वपूर्ण आम चुनाव शुरू हो गए। पहले पंजाब में वोटिंग हुई, फिर 24 नवंबर को दिल्ली में और 1 दिसंबर को मद्रास में केंद्रीय विधानसभा के इलेक्शन हुए। इसी माहौल में 7 से 11 दिसंबर के बीच कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक स्टैंड लिया। उन्होंने आईएनए मूवमेंट के दौरान हुई हिंसा से खुद को अलग किया और कठोर अहिंसा पर कायम रहने की अपील की। और उधर लाल किले में मुकदमा अपने आखिरी पड़ाव पर था। 22 दिसंबर को प्रोसिक्यूशन ने अपनी फाइनल दलीलें रखीं। 29 दिसंबर को जज एडवोकेट ने केस की पूरी समरी कोर्ट को बताई। और फिर साल का आखिरी दिन 31 दिसंबर, इस दिन लाल किले में पहले आईएनए कोर्ट मार्शल की सुनवाई ऑफिशियली खत्म हो गई। ये सब तो वो था जो सामने दिख रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे भी एक बहुत जरूरी काम हो रहा था। आजाद भारत का संविधान कैसा होगा, इसकी तैयारी। 1945 के आखिर में सर तेज बहादुर सप्रू की चेयरमैनशिप में सप्रू कमेटी की रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट में आने वाले संविधान के लिए कुछ बहुत अहम बातें कही गईं, जैसे फंडामेंटल राइट्स, सिविल लिबर्टीज और माइनॉरिटीज के अधिकारों की सुरक्षा की जोरदार वकालत की गई थी। तो कुल मिलाकर जब 1945 खत्म हुआ तो लड़ाई का मैदान बदल चुका था। जंग के मैदान की जगह अब अदालत ने ले ली थी और पूरा देश एक नए मुकदमे का गवाह बन रहा था, एक आजाद भारत का भविष्य। ये साल ये बताकर गया कि अब आज़ादी की लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नहीं, बल्कि अदालतों में, बहस में और पूरे देश के दिलो दिमाग में लड़ी जाएगी। इससे आगे के इतिहास को हम स्टडी फोरकास्ट के वीडियो के अगले भाग में और भी रोचक तरीके से पढ़ेंगे।